हेलो बच्चों, चलिए आज हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित और दूसरा असंतुलित। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है जो संतुलित नहीं है उसको हम कैसे संतुलित करेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण को क्या करना बाबू? संतुलित करना। आज का टॉपिक जो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को क्या करना? संतुलित करना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको बढ़िया से सीख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण को क्या करना? संतुलित करना। यानी कि रासायनिक समीकरण एक दे देगा जो असंतुलित होगा। ठीक है, तो फिर कहेगा कि चलिए बाबू इसको संतुलित कीजिए। तो संतुलित करना क्या है? क्योंकि हम पीछे वाला क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि प्रतिफल और अभिकारक में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या एक जैसा होती है। दोनों तरफ परमाणु की संख्या एक जैसा होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि बाएं और दाएं दोनों तरफ प्रत्येक तत्व जितने भी परमाणु होंगे, ठीक है, वो अपना एक निश्चित संख्या में रहेंगे। ठीक है ना, तो संख्या को बराबर करना होता है, तो बराबर कर दिया जाएगा तो हो जाएगा। और जिस मेथड का हम यूज करेंगे बराबर करने के लिए, उस मेथड का नाम है अनुमान विधि। उस मेथड का क्या नाम है? अनुमान विधि। संतुलित करना हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, वो विधि का नाम है अनुमान विधि। कौन विधि द्वारा बाबू? अनुमान विधि। अनुमान विधि एक बहुत ही आसान विधि है, सरल विधि है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान, इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसको कहते हैं हम हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, यानी कि हीट एंड ट्रायल मेथड का हम लोग यूज करके समीकरण को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। ठीक है, तो इसको सीखना है। इसको क्या करना है? सीखना है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। ठीक है, चलिए कलम कॉपी निकाल के तैयार रहिए लो। अब हम लोग सीखना शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, जैसे कि अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको सीखा जा सकता है बाबू। ठीक है, जैसे कि H2 और Cl2 यानी कि हाइड्रोजन का दो परमाणु और क्लोरीन का दो, ये जब दोनों मिलकर क्या बनाए? HCl बनाए। अब आप लोग कहिएगा सर इसमें कहाँ हम लोग संतुलित करेंगे? देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? दो। और यहाँ पे क्लोरीन के, यहाँ क्लोरीन के कितने हैं? दो। लेकिन यहाँ देखिए तो यहाँ हाइड्रोजन एक गो है, यहाँ हाइड्रोजन एक गो नहीं है और क्लोरीन भी एक है, तो हम लोग बराबर करेंगे। तो याद रखिए जो है बेस है, जो नीचे जो लिखते हैं जैसे H2 जो है बेस है, बेस में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन का दो ठो और क्लोरीन का दो ठो, ये दो को है। लेकिन इधर देखिए हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन कितना है? एक है। तो हम क्या करेंगे ना, ये HCl के जो अणु है, ये एक माने एक एक परमाणु मिलके अणु बनाता है। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के एक अणु है, तो इसको हम अगर दुगुना कर देते हैं तो हाइड्रोजन अब कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। और क्लोरीन कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। देखिए तो हाइड्रोजन दो हो गया, क्लोरीन दो हो गया, दो ठो हाइड्रोजन और फिर दो ठो क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। ये समीकरण संतुलित हो गया। अब आगे देखते हैं, एक ठो और देखते हैं, जैसे कि H2O2 बिन के बनाया H2O, जैसे कि H2 और O2 ये दोनों मिला, ये दोनों मिल के बनाया बाबू H2O यानी कि जल का सूत्र बना दिया। ये हाइड्रोजन देखिए कितना है? हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है। लेकिन हम उधर देख रहे हैं यानी कि दाएं तरफ देख रहे हैं, प्रतिफल में देख रहे हैं, इधर हाइड्रोजन तो दो दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन भी दो, लेकिन इधर हाइड्रोजन दो सही है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहाँ दो है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? वहाँ ऑक्सीजन एक है। तो हम इसको संतुलित करेंगे। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को बराबर करना है, तो यानी कि अगर हम यहाँ दो लगा देते हैं तो अब देखिए दो ठो, ये दो ठो ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन दो दूना चार, यानी कि दो ठो था दुगुना किए तो दो दूना चार, यानी कि हाइड्रोजन चार हो गया और ऑक्सीजन दो हो गया। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे फिर लगा हम हाइड्रोजन को दुगुना कर देंगे, तो दो दूना चार हाइड्रोजन हो गया, दो दूना चार हाइड्रोजन, दो दूना चार हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ दो है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी
2 है, क्योंकि यहाँ देखिए 2 एकम 2, एक था दुगुना किए तो 2 ऑक्सीजन हो गया। इसी को कहते हैं हीट एंड अनुमान विधि इसको, यानी कि अनुमान से इसको हम लोग बना रहे हैं कि इक्वल हो सकता है, यानी कि इक्वल है। अब आगे देखते हैं, तीसरा का देखते हैं, एक और 2 और देखते हैं। जैसे कि इसको पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है। समझना है बाबू, खाली समझते चलिए, जितना समझिएगा उतने आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब देखते हैं AlCl3 AlCl के 3 है प्लस CaOH का ट्वाइस, और आपको मिल के बना दिया क्या चीज़, AlOH का 3, फिर प्लस आपको दे दिया CaCl का 2, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इक्वल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए Al कितना है, एल्युमिनियम कितना है 1, इधर एल्युमिनियम 1, ठीक है, बराबर है। क्लोरीन यहाँ 3 है, यहाँ क्लोरीन कितना है Cl2 कितना है 2 है, बराबर नहीं है। कैल्शियम यहाँ 1 है, कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, ये भी दिक्कत, ये बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, 1 और ये दुगुना है, तो यानी कि 2 ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 3 और हाइड्रोजन 3 हो गया। चलिए अब इसको इक्वल किया जाए। बोलिए सबसे पहले हम किसको इक्वल करें, अब देखिए एल्युमिनियम की इक्वल किया जाए। जैसे अगर 2 से लगाते हैं बारी बारी से, देखिए जब संतुलित करेंगे तो आप लोग रखिएगा पेंसिल, क्या रखिएगा पेंसिल, पेंसिल का यूज कर करके बारी बारी से कभी मटकाना पड़ेगा। जैसे कि 3 बैठा देंगे, आप फिर इधर भी कुछ बैठाएंगे अंक, जैसे यहाँ 2 बैठा देंगे, 3 बैठाएंगे, और तब देखेंगे इधर बराबर हो रहा है कि नहीं, दाएं बाएं बराबर हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए आपका जब संतुलित कीजिएगा तो पेंसिल का यूज कीजिएगा। देखिए 2, देखिए अब एल्युमिनियम कितना हो गया 2 हो गया, एल्युमिनियम 2 और क्लोरीन 2 6 हो गया। अब इधर देखते हैं, तो इधर एल्युमिनियम 2 हुआ, तो इधर भी एल्युमिनियम को क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। देखिए 2 एल्युमिनियम और ये ऑक्सीजन 3 था, तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन, लेकिन बराबर नहीं हुआ, तो यानी कि 2 ऑक्सीजन है, तो 2 में कितना से गुना करें कि 3 हो जाए, सॉरी 6 हो जाए, तो 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। इधर भी 3 से, आप लोग कहे कैसे, देखिए बाबू ये 3 दूना 6 हुआ था, क्लोरीन 6 हुआ था, 2 से गुना किए तो इधर भी क्लोरीन 6 चाहिए ना, तो यहाँ 2 है, तो 2 से 6 में कितना से भाग करें, 6 में कितना से, सॉरी 2 से, ये 2 है ना, इस 2 से 6 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 3, इसलिए हम 3 बैठा दिए हैं। इधर देखिए एल्युमिनियम कितना था 2, ठीक है, एल्युमिनियम यहाँ 2 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्लोरीन 3 दूना 6 हो गया, Cl2 ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा ना, ठीक है ना, क्लोरीन 3 दूना 6 और ये एल्युमिनियम 2, देखिए क्लोरीन 2 3 6 और कैल्शियम 3, कैल्शियम ही 3 हो गया ना, 3 से मल्टीप्लाई है, कैल्शियम 3 हो गया। और हाइड्रोजन 2 ठो था और 2 3 6 हो गया, हाइड्रोजन 3 था और 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। एक ठो और देखते हैं FeS2O, Fe+H2O, ठीक है, ये मिलके बनाएगा आपका Fe3O4 प्लस H2 बना देगा, क्या बना देगा H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस। अब इक्वल कीजिए, फेरस कितना है, Fe कितना है 3, तो हम ढारा कुछ बिना सोचे वोचे यहाँ पे कितना बिठा देंगे 3, ठीक है। अब देखते हैं अब किसको इक्वल किया जाए जी, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन 2 सेम है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन 4, तो यहाँ कितना बैठा दिया जाए 4। अब देखते हैं हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन 4 तो हो गया, क्या हाइड्रोजन इक्वल है, देखिए हाइड्रोजन हो गया 4 दूना 8, हाइड्रोजन कितना हो गया 8, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है ना। तो 8 लाने के लिए हमें 2 से
भाग करना होगा 8 में, तो कै बार में कटेगा जी? 4 बेरिया में। तो फिर 4 दूना 8, यानी कि सीधे सीधे बराबर करना है ना। तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8, ये भी बराबर, ये भी बराबर। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 हो गया। Fe3, Fe3 हो गया। ठीक है, अब एक दो और देखते हैं, एक तो देखते हैं और कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। AlH2SO4, इसको इरेज किया जाए पहले। Al एल्युमिनियम है, Al + H2SO4। ठीक है, ये अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करके क्या बनाया? Al2SO4 के थराइस बना दिया, यानी कि SO4 यानी कि सल्फर जो ऑक्साइड है उसको 3 गुना दिया और प्लस H2 दे दिया। चलिए इसको आप संतुलित कीजिए, संतुलित कीजिए। अब देखिए, आप ही देखिए ना, यहाँ एल्युमिनियम कितना दिखाई दे रहा है? 2। तो ये चुपचाप बिना पूछे हुए कितना लगा दीजिए? 2 लग गया, एल्युमिनियम 2 हो गया। ठीक है, और देखिए उसके बाद कुछ और दिखाई दे रहा है। ये सल्फर 3 है और ऑक्सीजन 3 चौका 12। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4, वो 4 दिखाई दे रहा ना, और यहाँ ऑक्सीजन 12 है। ठीक है, तो 12 में 4 से भाग करेंगे 3 जाएगा, तो यहाँ 3 बिठा दीजिए। देखिए फिर 3 चौका 12 ठो ऑक्सीजन हो गया और 3 ठो सल्फर हो गया और 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन इक्वल नहीं है, सल्फर 3 हो गया। ठीक है, ये 12 भी हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन को बराबर कीजिए, यानी कि 3 दूना 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ हम क्या बैठा देंगे बाबू? 3 बैठा देंगे। क्या बैठाएंगे? 3। अब देखिए तो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? देखिए एल्युमिनियम 2 एकम 2, यानी कि एक छिपा है तो एल्युमिनियम 2 सही है। हाइड्रोजन 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन सही है। सल्फर यहाँ एक छिपा है ना, सल्फर 3 एकम 3, सल्फर 3 एकम 3। अब आते हैं ऑक्सीजन 3 चौका, ये ऑक्सीजन है 3 चौका 12 ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन देखिए 3 चौका 12 ऑक्सीजन। एल्युमिनियम 2 तो पहले हम लोग कर लिया है, और 3 दूना 6 हाइड्रोजन इक्वल है। ये समीकरण हमारा इक्वल हो गया। अब एक ठो और देखते हैं, KClO3, KClO3 प्लस नहीं, ये इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा क्या? KClO2 + O2। चलिए इसको इक्वल कीजिए। कुछ दिखाई दे रहा है इक्वल करने के लिए? देखिए ये हाइड्रोजन इतना कितना है बाबू? सॉरी, ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन 2 है। तो करेंगे क्या कि 3 से ई वाला ऑक्सीजन में गुना और E2 से एकरा में 2 से गुना। जब इसे गुना कीजिएगा, देखिए ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया और यहाँ पे 3 लगा देते हैं, ऑक्सीजन 3 दूना 6। अब KCl देखिए, K 2 होगा, Cl 2 हो गया। तो चुपचाप बिना पूछे हुए कितना बैठा दीजिए? 2 बैठा दीजिए, हो गया। देखिए K 2 एकम, यहाँ एक छिपा ना, K 2 एकम 2, यानी कि 2 K हो गया। यहाँ Cl 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? Cl 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन देखिए यहाँ से 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। ये बेस में एक छिपा रहता है, कुछ ना रहता, कभी रहता है 1 रहता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ एक छिपा है 2 एकम 2 K, 2 एकम 2 K, Cl 2 एकम 2, Cl 2 एकम 2 और 3 दूना 6 ऑक्सीजन। ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। चलिए ये तो हम लोग देख लिए कि समीकरण हमारा संतुलित हो गया। ठीक है, संतुलित करना सीख भी लिए है। क्या करेंगे? पेंसिल से लेकर बनाएंगे।
और देखिए हम लोग ये जितना परमाणु है, परमाणु में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसकी जो मोल है यानी कि अणु जो है उसको हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये ऑक्सीजन का परमाणु 3 था, यहाँ 1 था, के का 1 था, हमने क्या किया ना, यानी कि टोटल का हमने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया है। ये KCl के 2 गुना कर दिया, टोटल का 2 गुना किया है, O2 का हमने 3 गुना कर दिया है। बस यही काम करेंगे आप लोग। ये जो बेस है ना, बेस में जो नीचे दिखाई दे रहा है बेस, यहाँ 1 है 3 है, इसमें हम लोग को छूछा नहीं करना है, यानी कि उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। हमें जो भी करना है वो बगल में करना है, यानी कि उसके जो मोल है मोल को बढ़ा देना है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जितना करना हो उतना कर सकते हैं, ठीक है। अब तो ये समझ गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत आसान था। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण से लाभ, हमें क्या लाभ है रासायनिक समीकरण से लाभ। टॉपिक बनाएंगे रासायनिक समीकरण से लाभ, अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण से लाभ, हमें क्या फ़ायदा है। रासायनिक समीकरण से कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना, क्यों वहाँ लिखते हैं आखिर हम फ़ायदा, क्या हमें उसका यूज है लिखने का, क्या फ़ायदा लाभ है उपयोग है। तो अब देखते हैं फ़ायदा नंबर 1। सबसे पहली बात, हम लोग बहुत बड़ा इतना शब्द को यानी कि लिखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है, यानी हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे। लेकिन अगर हम शॉर्टकट लिखेंगे, उसका सूत्र लिख देंगे तो एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि पहला हो जाएगा समय, पहली बात समय, सबसे पहला बात है समय। समय, कागज तथा कलम यानी कि स्याही कलम की बचत, इसकी हमें बचत होती है, टाइम बच जाएगा लिखने से, क्योंकि हिंदी में लिखेंगे इतना लिखेंगे, ठीक है ना। अगर जैसे मान लेते लिखना था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला, तो हाइड्रोजन, जितना समय में हम हाइड्रोजन लिखेंगे उतना समय में हम उसका इक्वेशन समीकरण हम लिख सकते हैं। दूसरी बात, पूरा विश्व में यानी कि पूरा वर्ल्ड में कहीं भी जाइएगा तो सबका जितने भी हम पदार्थ हैं, मेटल नॉन मेटल जितना एलिमेंट है, सबका संकेत और सूत्र एक ही होता है, यानी कि उसको आराम से पूरे विश्व में आसानी से पढ़ा जा सकता है। लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक ना, सभी तत्व का संकेत एवं सूत्र पूरे विश्व में, पूरे विश्व में, सूत्र विश्व में यानी कि पूरे विश्व में एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। अतः इसको यानी कि समीकरण को, इसको पूरे विश्व में, पूरे विश्व में आसानी से, पूरे विश्व में आसानी से पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कि आप इसमें ये जितने भी पदार्थ से भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है, या जो भी पदार्थ बना है उसके हम द्रव्यमानों की गणना कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी करें मतलब प्रतिफल तथा अभिकारकों, प्रतिफल तथा अभिकारकों के परमाणु द्रव्यमानों की आसानी से गणना किया जा सकता है, गणना किया जा सकता है, आसानी से, आराम से किया जा सकता है। ये 3 ठो हुआ समीकरण से लाभ। लाभ तो हमने देख लिया क्या क्या लाभ है। पहला लाभ बताया है, सबसे जो पहला है जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहली बात है समय और कागज़ और कलम की बचत, इसकी बचत होती है, ठीक है। दूसरी बात, पूरे विश्व में जितने भी तत्व हैं
एलिमेंट है, सबका संकेत और सूत्र जो होता है एक जैसा होता है। यानी कि उसको हम पूरे विश्व में पढ़ सकते हैं, पूरे विश्व के जितने भी वैज्ञानिक हैं उसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वही हम लैंग्वेज में लिखते हैं, किसी भी लैंग्वेज, संस्कृत में, उर्दू में, फारसी में, भोजपुरी में, ठीक है ना, हिंदी में, तो उसको पूरे विश्व में नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि पूरे विश्व के लोग सब के सब लैंग्वेज नहीं जानते हैं। लेकिन अगर वहीं बात किया जाए ये संकेत और सूत्र को, तो पूरे विश्व में इसको आराम से लोग पढ़ सकता है। ठीक है, ये था लाभ। लाभ तो समझ गए, अब कुछ तो हानि भी ना होगा जी। ठीक है, अब इसको देखते हैं दोष, समीकरण से दोष। चलिए इसको इरेज करते हैं। रासायनिक समीकरण के दोष। रासायनिक समीकरण के दोष यानी कह सकते हैं सीमाएं, क्या इसकी त्रुटि है। ठीक है ना, दोष क्या है इसका, दोष और गुण। ठीक है ना, अब देखते हैं पहली बात, पहला देखते हैं, इसमें ये पता नहीं चलता है कि जो प्रतिफल है या अभिकारक है वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है। यानी कहने का मतलब हुआ कि रासायनिक समीकरण में तत्वों के भौतिक अवस्था का पता नहीं चल पाता है, भौतिक अवस्था का पता नहीं चल पाता है। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में क्या चीज़, जैसे कि ठोस, द्रव या क्या बाबू, गैस। भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस का पता नहीं चल पाता है, नहीं चल पाता है। यानी कि ये मालूम नहीं होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जितने पदार्थ भाग लिए हैं वो ठोस हैं कि द्रव हैं कि गैस है। ठीक है, उसके बाद ये पता नहीं चल पाता है कि ये जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। अब आप लोग ऐसे ऊष्माक्षेपी क्या होता है, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का हमने क्लास पीछे वाला वीडियो में फर्स्ट डे में, यानी कि डे फर्स्ट में उसका कर दिया है। ये डे आज दूसरा है। ठीक है ना, तो हम देखते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ ये पता नहीं चल पाता है कि ये अभिक्रिया जो हुआ है वो ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। यानी कि इससे अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी या ऊष्माशोषी होने का पता नहीं चल पाता है। यानी कि होने का जानकारी नहीं हो पाती है। यानी कि ये पता नहीं चलता है कि ये जो अभिक्रिया जो हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, जो अभिक्रिया करके जो भी फल बने हैं, जो प्रतिफल बना है, वो ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। ठीक है ना, क्योंकि रासायनिक समीकरण में सिर्फ संकेत और सूत्र लिखे हुए रहते हैं, उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि अभिक्रिया ये ऊष्माक्षेपी है और या ऊष्माशोषी है, ये उसमें बात कहीं नहीं किया हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद इसमें थर्ड में देखते हैं कि इसमें अभिक्रिया का वेग का पता नहीं चल पाता है। अभिक्रिया के वेग की जानकारी, अभिक्रिया के वेग की जानकारी नहीं हो पाती है। यानी ये पता नहीं चल पाता है कि अभिक्रिया जो हुआ है वो तेजी से हो रहा है कि धीरे हो रहा है, ये हमें जानकारी नहीं हो पाती है। यानी कि अभिक्रिया के वेग यानी कि कितना तेजी से हुआ या कितना धीरे हुआ, इसकी जानकारी हमें नहीं पा पाती है। अभिक्रिया के वेग की जानकारी नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है। ठीक है ना, यानी कि ये पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया तेज में हुआ है या कि धीरे धीरे हुआ। ठीक है, उसके बाद ये पता नहीं चल पाता है कि इसमें जो अभिक्रिया जब हुआ रहा था तो कितने मतलब प्रतिफल का कितना मतलब खपत हुआ या अभिकारक का कितना खपत हुआ या प्रतिफल कितना बना, यानी कि इसकी पता हमें नहीं चल पाती है। चौथा लिखेंगे अभिक्रिया
में प्रतिफल तथा अभिकारक, प्रतिफल तथा अभिकारक में पदार्थों का खपत या निर्माण की जानकारी नहीं हो पाती है अभिक्रिया में। यानी कि रासायनिक समीकरण जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया में कितना हुआ कितना बना, यानी कि जब हम इक्वेशन जब लिखते हैं, क्या चीज़, इक्वेशन जब लिखते हैं, यानी कि इक्वेशन में हमें ये पता नहीं चल पाता है कि कितना पदार्थ का निर्माण हुआ है, कितना पदार्थ बना है, या कितना पदार्थ खपत हुआ है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे जो VBI है, बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये सब अभिक्रियाएँ जो हैं हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है। और आगे वाला जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप लोग कोई भी क्लास नहीं छोड़ें। ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी विशेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।